हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा चुका हूँ। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस और 11-12 जेईई और नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। पढ़ाने के अलावा मैं बहुत सारे बच्चों के पास्ट के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे काफ़ी सारे वैल्यू एडेड सेशंस भी कंडक्ट करता हूँ, जैसे स्ट्रीम सिलेक्शन छोटे बच्चों के लिए, करियर काउंसलिंग छोटे और बड़े बच्चों के लिए, टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर एंड क्रैक द बोर्ड सेशन। ये सारे वैल्यू एडेड सेशंस मैं बहुत सारे दिल्ली के टॉप स्कूल्स के अंदर कंडक्ट कर चुका हूँ और वो भी मल्टीपल टाइम्स। ये सारे वैल्यू एडेड सेशंस में आप लोगों के लिए भी ज़रूर अपलोड करूंगा पर सही समय आने पर। फिलहाल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आपको एक बहुत ही अच्छा कंटेंट डिलीवर करना, वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं क्लास 12th का वन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला लेक्चर के। इससे पहले हमने कंपाउंड्स पढ़े हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, जिनके अंदर मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, गेन। तो देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, जिनकी वजह से मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इट इज अ प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायंस एंड एनायंस। दूसरा जो हमने कंपाउंड पढ़े थे वो थे कोवैलेंट कंपाउंड्स, जिनके अंदर एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ये यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, उन्हें हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। आज हम बात कर रहे हैं तीसरे टाइप ऑफ बॉन्ड की, अपार्ट फ्रॉम आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड या उनके कंपाउंड्स। जो तीसरा हमारे पास आता है वो है कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, यहां पे हमारे पास दो स्पीशीज होती हैं, लेकिन उन दोनों स्पीशीज में से किसी एक स्पीशीज के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर करती है दूसरी स्पीशीज के पास जो इलेक्ट्रॉन क्या होती है, डेफिशिएंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस स्पीशीज का इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट करता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। इनफैक्ट ध्यान रखिएगा कि एक ही स्पीशीज के लोन पेयर इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। पहले वो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और उसके बाद एक बॉन्ड बनता है। ऐसे बॉन्ड को जिसके अंदर एक ही स्पीशीज का लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है उसको हम कहते हैं डेटिव या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम को हम इस चैप्टर में M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर उन्होंने बात करी है आयन की, तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर वो कैटायन होगा जिसके ऊपर +1 चार्ज होगा या +2 होगा या फिर +3 चार्ज होगा। यूजुअली यही चार्जेस रहते हैं। एनायन भी हो सकते हैं पर हम मेनली न्यूट्रल मेटल एटम या फिर हम कैटायन की बात करते हैं। ये स्पीशीज अटैच्ड होती हैं एक दूसरी स्पीशीज के पास, जो एटम भी हो सकती है, आयन भी हो सकती है या ग्रुप भी हो सकता है, जिनके पास क्या होता है, बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन स्पीशीज को हम एक्चुअली में लाइगेंड कहते हैं,
जिनको हम L से डिनोट करते हैं, और इनका इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पार्टिसिपेट टू फॉर्म कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। तो हम इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास लाइगेंड हो गया, उसका लोन पेयर है और उसने अपना लोन पेयर पार्टिसिपेट करा के मेटल के साथ बॉन्ड बना लिया। दिस इज हाउ हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को या डेटिव बॉन्ड को। लेकिन इनको डिटेल में पढ़ने से पहले जरा कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन कर ले बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो सॉल्ट होते हैं जो अनइक्वल प्रोपोर्शन से बनते हैं, हालांकि डबल सॉल्ट जो है वो हमेशा दो या दो से ज्यादा सॉल्ट्स जो इक्विमोलर अमाउंट्स में होते हैं उनसे बनते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमेशा सॉलिड होते हैं और अगर आप इनको पानी में भी डाल देंगे तो ये सॉलिड ही रहते हैं। लेकिन डबल सॉल्ट यूजुअली सॉलिड्स होते हैं, लेकिन पानी में डालने पर ये अपने आयंस में स्प्लिट कर जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में आयनिक कैरेक्टर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, पर यह जरूरी है कि उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर होगा। बाकी का पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट में आयोनिक नेचर है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यह होना तो मैंडेटरी है। लेकिन डबल सॉल्ट हमेशा आयोनिक होते हैं, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड जब बनते हैं तो नई प्रॉपर्टीज आती हैं, लेकिन डबल सॉल्ट के अंदर प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज नहीं होती, वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और इनको समझते हैं। यहां पर हमने एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाया है जिसके अंदर कॉपर के साथ 4 अमोनिया और एक सल्फेट ग्रुप अटैच्ड है। ये रिएक्शन कैसे होता है आप जरा देखिए। हमारे पास कॉपर सल्फेट होता है एक्वस, इसको हम अमोनिया के साथ कंबाइन करते हैं 4 अमोनिया के साथ। तो कॉपर सल्फेट का एक्चुअल कलर क्या होता है? ब्लू। और जब वो 4 अमोनिया के साथ कंबाइन करता है तो हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स आता है जिसको हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं, और इसका कलर ब्लू से क्या बन जाता है? डीप ब्लू। तो अगर आप यहां पे रेशियो देखेंगे तो वो कितना आ रहा है? 1:4। जैसा कि हमने बताया था कि इनका रेशियो जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होता, राइट। तो यहां पे कॉपर सल्फेट रेशियो में 1 है, अमोनिया रेशियो में 4 है, और वो जो नया कंपाउंड बना रहे हैं उसका कलर ब्लू से क्या हो गया? डीप ब्लू। इसका मतलब है नई प्रॉपर्टीज बन रही हैं। अगर नई प्रॉपर्टीज बन रही हैं इसका मतलब है नया कंपाउंड बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया। ऐसे ही हमारे पास एक ये वाला कॉम्प्लेक्स भी है जिसके अंदर आयरन जो है वो 6 CN ग्रुप के साथ अटैच कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। लेकिन डबल सॉल्ट कैसे बनता है आप जरा ये देखिए। आप जब 1 मोलर फेरस सल्फेट को एक्वस कंबाइन करते हैं 1 मोलर अमोनियम सल्फेट के साथ में कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स, तो वो ये सॉल्ट बनाते हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का रेशियो जो है वो क्या है? सेम। इसलिए हमने वर्ड यूज किया है इक्विमोलर सॉल्यूशन। इस डबल सॉल्ट को हम कहते हैं मोहर सॉल्ट।
ऐसे ही हम 1 मोल पोटेशियम सल्फेट को कंबाइन करा सकते हैं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। इनको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तो इनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिस क्रिस्टल्स को हम कहते हैं पोटैश एलम। तो ये हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं, लेकिन ये कंपाउंड प्योरली आयनिक होते हैं और इसके अंदर प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं होती। सर प्रॉपर्टीज चेंज कैसे नहीं होती, मैं आपको उसका एक और अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूं। जब आप इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालते हैं तो ये जो आयंस फर्निश करेगा वो पहले से काफी डिफरेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने 2 टाइप के आयंस दिए, एक कॉम्प्लेक्स कैटायन है, एक सिंपल सल्फेट है। ऐसे ही जब आप इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालते हैं तो आपको किस टाइप के आयंस मिलते हैं? पोटेशियम पॉजिटिव आयंस मिलते हैं एक्वस के अंदर। साथ में हमको कॉम्प्लेक्स एनायन मिलता है जिसका फॉर्मूला ये होता है। तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको Cn- आयंस मिलेंगे और फेरस के आयंस मिलेंगे और पोटेशियम के आयंस मिलेंगे, नहीं। ये जो नए आयंस आ रहे हैं इनकी वजह से नई प्रॉपर्टीज बनती हैं। लेकिन अगर आप इस मोहर सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो ये फेरस आयंस भी देगा, ये अमोनियम आयंस भी फर्निश करेगा और ये सल्फेट आयंस भी फर्निश करेगा। तो सिंस इंडिविजुअल आयंस हमारे पास आ रहे हैं, इस वजह से इन इंडिविजुअल आयंस की प्रॉपर्टीज आती हैं हमारे पास। ऐसे ही अगर हम पोटैश एलम को पानी में डालते हैं तो वो पोटेशियम आयंस भी फर्निश करता है, वो एल्यूमिनियम आयंस भी फर्निश करता है और वो सल्फेट आयंस भी फर्निश करता है। इस वजह से हर आयन इंडिविजुअली फर्निश हुआ, इस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम रहती हैं, नई प्रॉपर्टीज नहीं बनती। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आयंस पहले कोई और थे, रिएक्ट करने के बाद कोई और आयंस आ रहे हैं, इसलिए नई प्रॉपर्टीज बन रही हैं, इसलिए नए कलर चेंज हो जाते हैं। तो आई होप आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो देखते हैं आगे का पार्ट। तो थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद हमारे पास बॉन्डिंग आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर अलग अलग टाइप की। सबसे पहली जो हमारे पास बॉन्डिंग आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है वो थी वेर्नर्स थ्योरी। थ्योरी ये कहती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर 2 टाइप की लिंकेजेस या वैलेंसीज होती हैं। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो मेटल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर, जो आयोनाइजेबल होता है। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है और ये सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो क्या बनाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मैं इसी कॉम्प्लेक्स को जो हमने अभी पढ़ा है उसी का एग्जाम्पल लेके आपको बताऊं तो इसके अंदर जो प्राइमरी वैलेंसी आती है वो कॉपर की आती है, जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है जो कितना है? +2, क्योंकि अमोनिया पे तो चार्ज 0 होता है और यहां पे +2 चार्ज आता है क्योंकि सल्फेट पे चार्ज क्या होता है? -2।
सेकेंडरी वैलेंसी अगर हम कॉपर की देखेंगे तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ सराउंडिंग स्पीशीज कितनी है, नंबर ऑफ सराउंडिंग स्पीशीज कितनी है। तो कॉपर को कौन सी स्पीशीज सराउंड कर रही है, अमोनिया। कितने कर रहे हैं, 4, इसलिए बेटा इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई, 4। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने कॉम्प्लेक्स जो पढ़ा था K4FeCN होल 6। अब इसके अंदर हमको प्राइमरी वैलेंसी ढूंढनी है, तो वो जो है वो कौन है, आयरन है। तो प्राइमरी वैलेंसी या लिंकेज आयरन की इसके अंदर आती है +2। सर ये कैसे आती है, क्योंकि अभी हम आगे जाके सीखेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का कैसे निकालते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या आती है कि नंबर ऑफ सराउंडिंग स्पीशीज, आयरन को कौन सी स्पीशीज घेर कर बैठी हुई है, सराउंड कर रही है, Cn। कितने हैं, 6। तो यहां पे कितनी हो गई, 6, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। तो आगे जाके ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। और जो थर्ड पोस्टुलेट वेर्नर थ्योरी का है वो कहता है ये सेकेंडरी लिंकेज जो होती है वो स्पैटियल अरेंजमेंट बनाती है। स्पैटियल अरेंजमेंट का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, अराउंड सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। अब वो शेप टेट्राहेड्रल हो सकती है, वो स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, वो ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल हो सकती है, एंड सो ऑन। तो वो डिपेंड करता है कि सराउंडिंग स्पीशीज जो हैं वो कितनी है। तो आई होप आपको वेर्नर थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 टाइप की लिंकेजेस वैलेंसी होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लिंकेज और सेकेंडरी लिंकेज दोनों एक्चुअली सेंट्रल मेटल एटम को बिलोंग करती हैं। सेंट्रल मेटल एटम की जो प्राइमरी लिंकेज होती है वो उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है जो हमें निकालना पड़ता है, कैसे हम अभी पढ़ेंगे। और सेकेंडरी लिंकेज जो होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है और वो बताती है कि सेंट्रल मेटल एटम के आगे पीछे कौन सी स्पीशीज कितनी है, नंबर ऑफ सराउंडिंग स्पीशीज कितनी है। और ये जो सराउंडिंग स्पीशीज होती हैं ये 3 डायमेंशनली अपने आप को अरेंज करके क्या बनाती हैं, मॉलिक्यूल की शेप, स्पैटियल अरेंजमेंट। आई होप आपको वेर्नर थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन। कहते हैं एक्सप्लेन द बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ वेर्नर्स पोस्टुलेट। तो आंसर आपके पास ऊपर है, अभी हमने एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1। कहता है असाइन सेकेंडरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम की, कंपाउंड्स की, और उनके फॉर्मूले दे रखे हैं हमारे को ये सारे। और वो ये भी बताते हैं कि कितने मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट होते हैं अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो जरा ध्यान से हमको देखना है कि हमको AgCl के अमाउंट प्रेसिपिटेट का नंबर दे रखा है। इसका मतलब होता है कि कितने Cl कॉम्प्लेक्स से बाहर है, हाउ मैनी Cl आर आउट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो हमको उनका फॉर्मूला भी बताना है और हमको उनकी सेकेंडरी वैलेंसी भी बतानी है।
तो वो कहते हैं कि पहले कंपाउंड को अगर हम AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2 AgCl प्रेसिपिटेट होते हैं। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 Cl है। तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? Pd जो सेंट्रल मेटल एटम हो गया हमारा, दोनों Cl बाहर रखेंगे तो बचा क्या अंदर? अमोनिया। कितने अमोनिया आ रहे हैं? 4। हम सारे ले लेंगे और 2 Cl बाहर आ गए। इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हो तो 2 मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट होते हैं। इसके अलावा उन्होंने हमें पूछा है कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, सराउंडिंग स्पीशीज क्या है, तो आंसर है 4। याद रखिएगा, सराउंडिंग स्पीशीज हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का नंबर होता है। ऐसे ही हमने दूसरे कॉम्प्लेक्स को AgNO3 के साथ रिएक्ट किया तो वो कहते हैं कि दोबारा 2 AgCl प्रेसिपिटेट होंगे। इसका मतलब है हमको 2 Cl बाहर रखने हैं। तो निकल के साथ पानी कितने अटैच हो रहे हैं? 6। हमने सारे वो ले लिए पानी अंदर और हमारे पास 2 Cl बाहर आ गए। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी लिंकेज क्या हो गई? 6, क्योंकि पानी 6 है। तीसरा कॉम्प्लेक्स देखते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी Cl प्रेसिपिटेट नहीं होता, मतलब सब कुछ कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। तो हमने क्या यूज किया? Pt। टोटल मिला के Cl कितने आ गए? 4 और 2 यहां पे 6 Cl आ गए हमारे पास। और बाद में हमने बाहर 2 हाइड्रोजन रख दिए और इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि 6 Cl अंदर है। फोर्थ कंपाउंड की बात करते हैं। वो कहते हैं सिर्फ एक ही Cl प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब सिर्फ एक ही Cl बाहर है कॉम्प्लेक्स के। तो ये आ गया हमारे पास कोबाल्ट। टोटल मिला के 3 क्लोरीन है तो हमने उसमें से 2 Cl प्लेस कर दिए कॉम्प्लेक्स के अंदर। और अमोनिया हमारे पास 4 है, वो हमने कॉम्प्लेक्स के अंदर प्लेस कर दिए। 1 Cl बाहर रख दिया और सेकेंडरी लिंकेज कितनी हो जाएगी? 2 + 4 कितना आ गया? 6। फिफ्थ कंपाउंड में कहते हैं कि कोई भी Cl प्रेसिपिटेट नहीं होता। इसका मतलब है सब कुछ, सारे Cl जो हैं वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है, क्योंकि जो चीज कॉम्प्लेक्स के अंदर होती है या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 अमोनिया और 2 Cl। तो इसका मतलब है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई? 4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो दिस इज हाउ हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बना सकते हैं। उसी से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जब अमोनियम सल्फेट के साथ 1:1 मोलर में मिक्स किया जाता है तो वो फेरस आयंस का टेस्ट देता है। वो इस वजह से क्योंकि जब फेरस सल्फेट को हम अमोनियम सल्फेट के साथ कंबाइन करते हैं along with water, तो वो ठंडा करने पर क्रिस्टल्स बनाता है मोहर सॉल्ट के। तो ये क्रिस्टल्स हो गए मोहर सॉल्ट के। लेकिन ये क्रिस्टल्स मोहर सॉल्ट के अगर आप इनको पानी में डाल देंगे तो ये आयंस फर्निश करते हैं, फेरस आयंस। साथ में ये देते हैं अमोनियम के आयंस, साथ में ये दे देंगे 2 मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस। इन आयंस के फर्निश होने की वजह से ये सॉल्ट जो है वो फेरस का भी टेस्ट दे सकता है
अमोनियम कैटायंस का भी टेस्ट दे सकता है और सल्फेट का भी टेस्ट दे सकता है। ये हो गया आंसर का पहला पार्ट। वो कहते हैं कि लेकिन जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं विद एक्वस अमोनिया इन रेशियो 1:4 मोलर तो कॉपर आयंस नहीं आते। क्यों? जब हम कॉपर सल्फेट एक्वस को रिएक्ट कराते हैं अमोनिया के साथ तो इसका कलर क्या होता है? ब्लू। और ये रिएक्ट करने पर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस फर्निश करता है। ये हो गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये जो आयंस फर्निश करेगा वो बिल्कुल ही अलग आयंस होते हैं। और ये जो नए आयंस हैं इनका कलर जो है वो पहले से डार्क है, डीप ब्लू है। इसीलिए अब आयंस डिफरेंट हो गए, इसलिए कॉम्प्लेक्स डिफरेंट हो गया क्योंकि रेशियो जो है वो कितना है? 1:4। कॉन्सेप्ट समझ में आया ये बात? तो जब हम किसी भी दो सॉल्ट्स को इक्विमोलर रेशियो में लेते हैं तो वो डबल सॉल्ट बनाता है जो हर आयंस का टेस्ट दे सकता है एक्वस फॉर्म के अंदर। लेकिन जब हम अनइक्वल रेशियो में दो सॉल्ट्स को कंबाइन करते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो नए आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से हमारे पास पुराने आयंस का टेस्ट नहीं आ सकता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो फेरस सल्फेट मिक्स्ड विद अमोनियम सल्फेट 1:1 मोलर रेशियो वो डबल सॉल्ट बनाता है जो फेरस का टेस्ट दे सकता है। लेकिन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन मिक्स्ड विद 1:4 रेशियो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस फर्निश नहीं कर सकता। आई होप आपको समझ में आ गया यहां तक। ये है एक्सरसाइज का 28 क्वेश्चन। वो कहता है कि हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड इस कॉम्प्लेक्स से। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालूंगा तो ये स्प्लिट करके स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपोनेंट को अलग कर देगा प्लस 2 Cl- आयंस अलग कर देगा। तो 1 + 2 टोटल मिला के कितने आयंस आ गए हमारे पास? 3 आयंस आ गए। एक कॉम्प्लेक्स का आयन और 2 Cl- के आयंस। तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूं। और अगर आपको हमारा आज का ये छोटा सा लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इन लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने कंटेंट को अच्छा, बेटर और स्ट्रॉन्ग कर सकें। आपके कोई भी डाउट्स हो किसी भी चैप्टर, टॉपिक या क्वेश्चन को लेकर आप ज़रूर हमें लिखें। मेरा थंबनेल पे नंबर फ्लैश होता है। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मुझे उसके लिए कोई पर्टिकुलर लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं ज़रूर बनाऊंगा एज सून एज पॉसिबल। आपको हमारे अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो इनकी रेगुलर नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम बहुत जल्द नए लेक्चर्स के साथ आने वाले हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर channel. Thank you very much for watching our video. We will meet again very soon. Bye bye from School of Science.